हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है आज के इस क्लास के अंदर। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का फर्टिलाइजर्स, यानी हम बात करेंगे उर्वरक के बारे में और ये आपका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हमने बात कर ली थी कि फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक आपके क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन के यानी कि वर्गीकरण के बारे में हम कंप्लीटली बात कर चुके थे। हमेशा की तरह क्लास आपकी बायलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के काम ये क्लास आएगी। इसके साथ ही साथ चाहे आप 5th रीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप 6th रीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तब भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस क्लास के नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर कहा था कि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे पहले कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स यानी कि उर्वरक और खाद में आपका क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। पिछली क्लास में भी मैंने मेंशन किया था कि एक बच्चा था जिसने मुझे मैसेज किया था कि सर मतलब कि उसको कंफ्यूजन था, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स उसे नहीं पता था कि एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो इतनी बात क्लियर है कि दोनों के दोनों अलग होते हैं, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब कितने अलग होते हैं और क्या क्या अलग जो है डिफरेंस होता है उनके अंदर, वो चलिए हम जानते हैं। यहां पर इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, फर्टिलाइजर है, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मैन्योर है। हालांकि पिछली क्लास में भी हमने कुछ जो है डिस्कशन किया था। चलिए एक बार थोड़ा जो है हम अपने माइंड की जो है प्रोसेसिंग करते हैं, माइंड की थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं कि जनरली फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है और उन्हें जो है एक एक करके जो है हम यहां पर लिखते जाते हैं। उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा आपको कि क्या क्या डिफरेंस रहने वाला है ना। चलिए इस तरफ जो है हम यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, आपका उर्वरक बोलते हैं। इस तरह हम हेडिंग डाल देते हैं आपकी मैन्योर्स की यानी कि खाद की। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस बताइए आपका क्या होगा। जैसा कि आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, मैन्योर्स को भी पढ़ चुके हैं और फर्टिलाइजर्स को पढ़ रहे हैं। और मैन्योर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि मैन्योर्स जो है वो आपकी क्रॉप के रेजिड्यू यानी कि फसल के अवशेष होते हैं, जानवरों के जो वेस्ट होता है, या फिर आपके जो डेड एनिमल्स होते हैं, या फिर जो ह्यूमन बीइंग का वेस्ट होता है, उससे क्या है उनको बनाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर जनरली क्या है, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल जो है होता है। तो मैन्योर्स आपके बेसिकली किससे बनते हैं, रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या है इनका फॉर्मेशन होता है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। देन इनकी बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स आपके क्या है, वो ऑर्गेनिक नहीं होते, वो बेसिकली क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, आपके इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ये रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल से बने तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे होंगे, जनरली ऑर्गेनिक नेचर के होंगे। ये आपके कैसे होंगे, इनऑर्गेनिक नेचर के होंगे। इन्हें आप कहां बनाते हो बताओ। जो गोबर की खाद वगैरह आपने देखी होगी, कंपोस्ट देखा होगा, वर्मी कंपोस्ट देखा होगा, ये आपके कहां पर बनते हैं। इन्हें इजीली आप क्या कर सकते हो, आप अपने फील्ड के अंदर बना सकते हो। यानी कि इन्हें कहां पर बनाया जाता है, आपका मेनली फील्ड के अंदर बनाया जाता है, यानी कि खेत के अंदर क्या है इन्हें बनाया जाता है। किसी को इतनी कोई दिक्कत नहीं ना। आगे यहां पर बात करें तो ये जनरली कहां पर बनाए जाते हैं, आपके फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, या फिर कह लीजिए इन्हें बेसिकली क्या है, आपका इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। इन्हें आप खेत के अंदर नहीं बना सकते, इन्हें आपको क्या है आर्टिफिशियली जो है इंडस्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर बनाना पड़ता है। अब इतनी बात भी सिंपल है, अगर आपके ये फैक्ट्री के अंदर बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका प्राइस ज्यादा होगा, ये क्या होंगे आपके कॉस्टली होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे आपके कॉस्टली होंगे, यानी कि महंगे होंगे। और इनकी अगर बात करूं तो ये बाय नेचर हमें मिल रहे हैं, इनका कोई यानी कि कॉस्ट बहुत कम होती है या फिर कोई कॉस्ट नहीं होगी, यानी कि लेस कॉस्ट जो है हम इसे कह सकते हैं, यानी कि इनकी कॉस्ट जनरली क्या होगी, लेस होगी, कम होगी। ये आपका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट बताइए, आगे डिफरेंस बताइए, और इतने तो हमने जान लिए। अगला डिफरेंस क्या होगा, अगला डिफरेंस ये होगा कि आपके जो फर्टिलाइजर्स उर्वरक होते हैं उनमें क्या ज्यादा होता है बताओ, उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट। ये क्या है आपके रिच इन न्यूट्रिएंट। कौन से न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूं,
तो मैं यहाँ पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ। एनपीके क्या है, इनके अंदर ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है, लेकिन ये क्या है आपके लेस रिच होते हैं, यानी कि इनमें क्या है ज्यादा मात्रा में आपके न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं पाए जाते। ये आपका अगला डिफरेंस आ गया। इसके अलावा बताइए और डिफरेंस क्या होगा। नेक्स्ट डिफरेंस ये है, इनमें न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में, और इन्हें जैसे ही हम फील्ड के अंदर डालते हैं ये आपके प्लांट को इजीली अवेलेबल होते हैं। ये बात मैंने पिछली बार भी आपको बताई थी, है ना। यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके बेसिकली यहाँ पर इजीली अवेलेबल होते हैं। स्पेलिंग ठीक है ना, अवेलेबल, स्पेलिंग गलत है भाई। इजीली क्या है आपके अवेलेबल जो है आपके होते हैं, किसको, प्लांट्स को। लेकिन इनकी बात करूं, ये आपके इतनी इजीली या फिर कह लिए फास्टली जो है अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये क्या है आपके, मैंने एरो डाउन कर दिया, यानी स्लोली अवेलेबल होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है। कोई रट्टा मारने की जरूरत पड़ी ना, रट्टा आपको मारना भी नहीं है। अब बात ये आ जाती है कि सर क्वेश्चन यहां से कैसा आएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में, या मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बीच में, यानी उर्वरक और खाद के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको ये ऑलमोस्ट जो है पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। और भी पॉइंट है, अभी चलिए और पॉइंट को भी हम यहां पर कवर कर लेते हैं। अब जो है आपके हिंदी वाले कह रहे होंगे कि सर आपने क्लास स्टार्ट में कहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लास होगी, पर मैं जितनी देर से बोल रहा हूँ दोनों लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ। हाँ, लिखा हुआ आपका इंग्लिश में दिया तो लीजिए भाई, हिंदी वाले भी शिकायत नहीं करेंगे, दोनों को दोनों कंटेंट यानी कि दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इजीली देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा डिफरेंस क्या क्या है, वो है इट जो है इट मे बी एन आर्टिफिशियल और नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि जो मैन्योर्स होते हैं वैसे तो बेसिकली आर्टिफिशियली होते हैं ज़्यादातर, नेचुरली क्या है आपके रेयर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल है तो ऑब्वियस सी बात है, इन्हें क्या है आपका फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जा रहा होगा। और ये क्या है आपके नेचुरल होते हैं, इट मे बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। भाई यहाँ पर जो है इसको नेचुरल कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है आपके नेचुरल होते हैं, यानी कि ये क्या है आपके प्रकृति के द्वारा क्या है बने होते हैं। यहाँ पर ये हो सकता है मैं जब ये पीपीटी बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, तो ये सेम पॉइंट जो है आपका कॉपी हो गया होगा। ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो याद रखना जो मैन्योर्स है आपके, यानी जो खाद है, वो जनरली क्या है नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, प्रकृति के द्वारा क्या है वो आपके हमें मिलते हैं, उन्हें जो है कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जाता। ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रिपरेशन इन फील्ड, यानी कि आपके खेत में तैयार हो जाते हैं, इन्हें फैक्ट्री में तैयार करना पड़ता है। अगला आ जाता है ये जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये जनरली क्या है आपके ह्यूमस जो है ऐड नहीं करते हैं, डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोइल, यानी ह्यूमस जो है एक तरीके का कह लीजिए ऑर्गेनिक जो है कंटेंट या ऑर्गेनिक मैटर आप कह सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर तो खैर आपका अलग होता है, ह्यूमस थोड़ा उसका एडवांस हो जाता है ना, यानी कि हम एक तरीके से आपको ह्यूमस के बारे में आगे चल के पढ़ाएंगे, बट फिलहाल इतना जान लीजिए ह्यूमस जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर की तरह ही एक कंटेंट होता है। तो सोयल के अंदर जनरली क्या है फर्टिलाइजर्स है, ये आपके ऑर्गेनिक यानी ह्यूमस जो है वो ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मैन्योर्स आपके क्या है ह्यूमस कंटेंट को ऐड करते हैं सोइल के अंदर। अगला ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, यानी कि इसमें क्या है पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये क्या है लेस रिच होते हैं। इनमें क्या है फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में कम अमाउंट में क्या है न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एब्जॉर्ब बाय प्लांट क्विकली, यानी कि पौधों के द्वारा क्या है इन्हें काफी तेजी से अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि ये इजिली क्या है डिसोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, और पानी के अंदर डिसोल्व होकर प्लांट इन्हें क्या करता है इजिली अपटेक कर लेता है वाटर के साथ, यानी कि ग्रहण कर लेता है वाटर के साथ। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्लांट इन्हें जनरली क्या है स्लोली जो है अपटेक करता है, इनका ग्रहण जो है वो काफी स्लो होता है। तो ये क्या है आपका यहां पर डिफरेंस हो जाता है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, इसको मैंने यहां पर कट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पीपीटी में भी मतलब कि पीडीएफ में भी आपको एज इट इज मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम एग्रीकल्चर बाय अमन सर टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है कॉस्ट का। तो ऑलरेडी मैंने कहा था कि फर्टिलाइजर की कॉस्ट क्या है हाई होती है, ये आपके क्या है सस्ते होते हैं, या तो फ्री होंगे या काफी ज्यादा सस्ते देखने को मिलते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट आपका जो है, जो कि आप लिख ही सकते हैं, वो ये है कि फर्टिलाइजर्स जो है वो बेसिकली क्या है, इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, यानी कि इट हार्म्स द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल एंड आल्सो कॉज हेल्थ इशू इन द कंज्यूमिंग द क्रॉप्स। कहने का मतलब आप अगर इन्हें क्या है खेत के अंदर डालते हैं इन फर्टिलाइजर्स को, तो ये केमिकल नेचर के हैं, केमिकल नेचर के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, हार्म पहुंचाएंगे। तो नुकसान किसे पहुंचाएंगे, वो नुकसान पहुंचाएंगे जो मिट्टी के अंदर रहने वाले बेनिफिशियल माइक्रोनिज्म है, यानी कि यूजफुल जो सूक्ष्म जीव है उनको। इसके साथ ही साथ उससे जो हमें फसल मिलेगी, कहीं ना कहीं उस फसल के अंदर भी क्या है, क्रॉप रेजिड्यू रह जाते हैं, यानी कि आपके फर्टिलाइजर के रेजिड्यू वहां पर देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं वो फिर हमारे बॉडी को हार्म करते हैं जाके। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, यानी कि इनको हम सिंपली लिख सकते हैं नॉट अ इको फ्रेंडली, यानी कि जो है अनइको फ्रेंडली, आपका वर्ड ठीक रहेगा। ये क्या है, बेसिकली अनइको फ्रेंडली होते हैं, अनइको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि आपके ये एटमॉस्फेयर के लिए या फिर कह लीजिए एनवायरनमेंट के लिए ये फ्रेंडली नेचर के नहीं होते हैं, बट ये क्या है, आपके इको फ्रेंडली होते हैं। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जगह आप ये एक वर्ड भी लिख सकते हैं, इको फ्रेंडली, अनइको फ्रेंडली, यानी कि ये क्या है, आपके नेचर के लिए लाभदायक होते हैं, बट ये नहीं होते हैं। ये क्या है, आपका डिफरेंस है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या अंतर है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप आराम से लिख देंगे, और हमने इतनी बार इसको रिवाइज भी कर लिया कि आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट्स याद हो चुके होंगे इजीली। बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात यह है कि जो फार्मर्स आपके क्या है, दुकान से जो कट्टे खरीद के लाते हैं खाद के, वो एक्चुअल में क्या है, वो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी उर्वरक होते हैं। और जो गोबर की खाद या फिर कह लीजिए कंपोस्ट वगैरह, यानी कि फसल के अवशेष, पौधों के जो है आपके पौधों के भाग, या फिर डेड एनिमल्स या फिर एनिमल्स के वेस्ट से डिकम्पोज करके जो बनाया जाता है, वो आपका क्या होता है, खाद होता है, यानी कि उसे हम जनरली क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, मैन्योर कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है मूव करते हैं, वो हमारा अब यहां पर क्या आ जाता है कि जो डिफरेंट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, या सॉरी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स कह रहा हूं, यानी कि नाइट्रोजिनस, फॉस्फेटिक और आपके पोटेशिक फर्टिलाइजर्स है, उनके बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि जो उर्वरक की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करते हैं, तो मेन हमारा जो फोकस जाता है वो जाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और आपका पोटेशिक फर्टिलाइजर, क्योंकि यही तीन क्या है, आपके इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं, यानी कि प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट है, एनपीके जिसे कहा जाता है। पिछली क्लास के अंदर मैंने अच्छे से इस बारे में आपको बताया था। तो यहां पर आप देखेंगे पहली कैटेगरी आपकी आ जाती है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की, दूसरी कैटेगरी आपकी है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की, यानी कि फॉस्फेटिक उर्वरक जिन्हें कहते हैं, तीसरी कैटेगरी है आपकी पोटेशिक फर्टिलाइजर की, यानी कि जिन्हें पोटास उर्वरक कहा जाता है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, इसको डिटेल में जानने वाले हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं, उनके अंदर कितना नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर या फिर आपके जो मिड एग्जाम होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड जो है क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। डिटेल में भी लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका सिंपली बन जाएगा कि जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या है उनको क्लासीफाई कीजिए, या फिर आपका ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का अगर आता है तो पूछ लिया जाएगा फर्टिलाइजर्स क्या है उनका क्लासिफिकेशन कीजिए। तो उस केस के अंदर ये आपको सारा का सारा जो है लिखना पड़ेगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर जो है क्वेश्चन देता हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, वहां पर आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट मिल जाएंगे कि किस तरीके के इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा आज शाम को ही। क्लियर हो गया? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपकी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की बात करते हैं, इनके बारे में हम कल की क्लास के अंदर बात करेंगे।
तो चलिए चलते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की तरफ। तो जैसा कि इनका नाम है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यानी कि ये ऐसे उर्वरक हैं, ऐसी जो है फर्टिलाइजर्स हैं जिनके अंदर क्या है नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होगा। यानी कि ये बेसिकली क्या है आपके किसके होते हैं, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या है आपके सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। कहने का मतलब इनके अंदर क्या है बेसिकली नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है आपके नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं। लेकिन मुझे जनरल बताओ नाइट्रोजन पौधे को कहां कहां से मिलती है, जो पौधा है प्लांट है वो नाइट्रोजन कहां कहां से लेता है, कोई आइडिया है आपको? पहला जो आपका नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होता है, यानी कि सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो नाइट्रोजन का, वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। ऑर्गेनिक मैटर का सिंपली मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि जो आप देख रहे हैं ना फसल के अवशेष या फिर एनिमल का वेस्ट, वो डिकम्पोज होने के बाद जो आपको मिलती है चीज, वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक मैटर कहलाती है। यानी कि जितने भी मैन्योर्स है ना वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर का काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है आपका नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होता है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर टोटल आपकी 78% क्या है नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन ये 78% जो नाइट्रोजन है वो पौधों को अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि पौधा जनरली क्या है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है, आपको ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुका हूं। जब हमने इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था तो बताया था कि पौधा जो है नाइट्रेट और आपका अमोनियम रूप में क्या करता है, नाइट्रोजन को लेता है। प्लांट किस रूप में नाइट्रोजन को लेता है, नाइट्रेट के रूप में या अमोनियम के रूप में क्या है पौधा जो है नाइट्रोजन को लेता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये जो 78% नाइट्रोजन है इसका जनरली क्या है फिक्सेशन होता है। इसका क्या है फिक्सेशन होता है कहां पर, आपका सोइल के अंदर। किसके द्वारा किया जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या है आपका फिक्सेशन किया जाता है। यानी कि हम इसको सिंपल कह सकते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है बोलते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या है, आपने दलहनी पौधों के बारे में सुना होगा, फिक्सेशन, ठीक है। आपने जो है दलहनी पौधों के बारे में सुना होगा, और मैंने आपको वहां पर बताया था ना कि दलहनी पौधे यानी कि जो आपके दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर नोड्यूल बनता है, यानी कि गांठ बनती है। उस गांठ के अंदर कौन सा बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये 78% जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के रूप में या फिर आपका अमोनियम के रूप में क्या करता है, फिक्स करता है। पहले तो अमोनियम के रूप में होता है, फिर वो बाद में क्या है नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट होता है। वो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आपका काफी लंबा है, उसको जो है फिलहाल हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स आता है वो आपका नाइट्रोजन के कौन से रहते हैं, फर्टिलाइजर्स रहते हैं। यानी कि जो मैंने आपको ऊपर के सोर्स बताए ये जनरली क्या है आपके, ये सोर्स हैं जो नेचर के द्वारा है। लेकिन ये जनरली आपका तीसरा सोर्स कौन सा है नाइट्रोजन का, वो है फर्टिलाइजर। तो ऐसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं, यानी पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, वो हो सकता है अमोनिकल फॉर्म में दे, या फिर आपके नाइट्रेट फॉर्म में दे, या दोनों फॉर्म में दे, या अमाइड फॉर्म में दे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कहते हैं। बात समझ में आई? क्या लिखेंगे, यानी ऐसे इसकी कोई जो है लंबी चौड़ी मैं यहाँ पर डेफिनेशन देना नहीं चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि क्या है पौधों को नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं, यानी पौधे के लिए उनके अंदर नाइट्रोजन उपलब्ध होती है। वो नाइट्रोजन आपकी नाइट्रेट के रूप में, अमोनिकल रूप में, या दोनों रूप में, यानी अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों रूप में, या फिर तीसरा रूप कौन सा है, अमाइड रूप, है ना, अमाइड रूप। इन तीनों रूप में, यानी इन चारों रूप में क्या है आपकी हो सकती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कहते हैं। अब यहां पर जो आप कह रहे हो कि सर बोले जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है ना, वो मैंने अभी आपको बताया कि उनके अंदर नाइट्रेट के रूप में, अमोनिकल के रूप में, या दोनों रूप में, या अमाइड फॉर्म में क्या है आपकी नाइट्रोजन हो सकती है। तो उसके आधार पर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर को 4 ग्रुप के अंदर रखा गया। कितने, 4 ग्रुप के अंदर रखा गया, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं नाइट्रेट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। उन सबसे पहले ग्रुप के कौन से हैं, नाइट्रेट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो मैं सीधा नाइट्रेट फर्टिलाइजर यहां पर लिख देता हूं, नाइट्रोजिनस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर जनरली, यानी कि इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन जो है वो आपका NO3 नेगेटिव के रूप में होता है। बात समझ में आई? NO3 नेगेटिव के रूप में क्या है यहां पर नाइट्रोजन होगा। दूसरी कैटेगरी बताओ मैंने कौन सी बताई, दूसरी कैटेगरी मैंने बताई है आपको अमोनिकल नाइट्रोजन।
यानी कि अमोनिकल फर्टिलाइजर। क्या कहेंगे इन्हें? अमोनिकल फर्टिलाइजर कहेंगे भाई। हिंदी वाले भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, अमोनिकल फर्टिलाइजर ही उन्हें कहा जाएगा। आगे अभी मैं आपको दोनों लैंग्वेज में दे दूंगा, फिलहाल समझिए आप बातों को, ठीक है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन क्या है आपकी NH4 रूप में होती है, यानी कि अमोनियम रूप में क्या है प्रेजेंट होती है। तीसरा जो ग्रुप आता है यानी कि उसके अंदर क्या है बोथ नाइट्रेट एंड अमोनिकल, बोथ नाइट्रेट एंड अमोनिकल, यानी कि जनरली क्या आपका नाइट्रेट के रूप में भी प्रेजेंट होंगे और अमोनिकल रूप में भी प्रेजेंट होंगे। यानी जो फर्टिलाइजर होगा ना उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट रूप में भी होगी और अमोनियम के रूप में भी होगी, तो उसे हम बोथ नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर कहते हैं, उस ग्रुप में उसको रखते हैं। देन चौथी कैटेगरी आज की आ जाती है अमाइड फर्टिलाइजर। चौथी कैटेगरी कौन सी है? अमाइड फर्टिलाइजर। और इसके अंदर मैंने बताइए आपको क्या बताया था, तो अमाइड फर्टिलाइजर के अंदर आपका आता है NH2 के रूप में, यानी कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो NH2 के रूप में क्या है आपकी प्रेजेंट होती है। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है, आगे की चीजें आपकी बहुत आसान होने वाली है, घबराओ मत, बहुत ईजी तरीके से यहां पर सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो 4 ग्रुप आपके आ चुके हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर, जो कि आपके कैसे होते हैं NO3 के नेगेटिव के रूप में, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। बताओ, नाइट्रेट फर्टिलाइजर आपके एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। कल मैंने आपको ये चीज बताई थी बहुत अच्छे से, अब गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डांट पड़ जाएगी फिर। बताइए यहां पर नाइट्रेट फर्टिलाइजर आपके एसिडिक यानी अम्लीय होते हैं या फिर बेसिक यानी कि क्षारीय होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, नाइट्रेट फर्टिलाइजर यहां पर तो वैसे भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इतना आसान कैसे आप जो है कुछ और सोच सकते हो ना। ये जनरली आपके क्या होंगे, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपके कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो ये आपके कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इस पॉइंट को यहां लिख लीजिए। अमोनिकल फर्टिलाइजर, इसमें आपका अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका किसके रूप में होगा, एसिडिक के जो है फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी जितने भी अमोनियम फर्टिलाइजर हैं वो आपके सारे के सारे कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनकी, यानी कि जिसमें क्या है नाइट्रेट और अमोनियम दोनों रूप में है, तो ये वाले जो है ना ऑलमोस्ट इनका हम एक फिक्स तो नहीं कह सकते, वैसे हम इनको किसके अंदर कंसीडर करते हैं, न्यूट्रल के अंदर कंसीडर करते हैं, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि नाइट्रेट जो है ये आपका बेसिक है, अमोनियम ये आपका एसिडिक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। बट ऐसा 100% नहीं होता है, 100% ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हालांकि हम इसको न्यूट्रल के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अमाइड फर्टिलाइजर की बात करें, NH2 हाइड्रोजन यहां पर है, यानी कि ये भी आपके कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। तो ये 4 कैटेगरी बन चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक एक कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, इनके बारे में, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे देखिए भाई, इसको नाइट्रेट फर्टिलाइजर ही, नाइट्रेट उर्वरक लिखेंगे, इसको अमोनिकल उर्वरक लिखेंगे, इसको जो है आपका कह लीजिए नाइट्रेट और अमोनिकल उर्वरक इसको लिखेंगे, देन आपका अमाइड उर्वरक इसे लिखेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बारे में, यानी कि नाइट्रेट उर्वरक के बारे में। बात समझ में आ गई, दोनों लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आई होप सभी चीजें क्लियर भी हो रही। कोई भी अगर दिक्कत है, डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अदरवाइज वही आपका सिंपल वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका एग्रीकल्चर बाय अमन सर टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर आइए, ठीक है। दर देखिए आप बात कर लेते हैं हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बारे में, यानी नाइट्रेट फर्टिलाइजर आपके क्या होते हैं। तो पहली चीज आपको जैसा कि मैंने बताई थी कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में होती है, ये बात आपको याद रखनी है, NO3 के रूप में होती है। आपको ये बात मैं हालांकि ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो प्लांट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका पौधा है, ये पौधे की जड़ें हैं, ठीक है। ये मैंने चलिए मान लिए अच्छा सा जो ऐसा भी बना है भाई, ठीक है, ये मैंने एक आपका प्लांट बना दिया। अब ये आपका मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 2 रूप में हो सकती है, हालांकि वैसे तो जिस मर्जी रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिट्टी यानी पौधा जो है वो 2 रूप में आपका अपटेक करता है, एक नाइट्रेट के रूप में, दूसरा है आपका अमोनिकल के रूप में। यानी कि अमोनियम के रूप में पौधा लेगा और नाइट्रेट के रूप में क्या है पौधा उसको अपटेक करेगा। तो नाइट्रोजन आपकी इन्हीं 2 रूप में क्या करता है, पौधा लेता है। तो यहां पर आपका नाइट्रेट फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो NO3 नेगेटिव के रूप में क्या है, इसके अंदर जो है वो आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए। जो ये नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं ना, ये पानी के अंदर बहुत आसानी से घुल जाते हैं, यानी इजीली जो है सोल्यूबल होते हैं। अब आपका जैसा कि मैंने यहां पर बताया था कि ये जो नाइट्रेट और अमोनिकल फॉर्म में पौधा जो है नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन को ले रहा है, तो वो कैसे ले रहा है।
इस मिट्टी के अंदर जनरली यहाँ पर क्या है आपका पानी है, तो ये नाइट्रेट जो है वो पानी के अंदर घुल जाता है। और पौधा पानी कहाँ से पीता है? आपका जड़ से लेता है। यानी पौधा पानी कहाँ से लेता है? जड़ से लेता है। तो जड़ से जब वो पानी को लेगा तो पानी के साथ साथ क्या है, उसके अंदर ये नाइट्रेट भी आपका घुला हुआ है, उसके अंदर आपका ये नाइट्रेट कंटेंट भी घुला हुआ है, यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स भी उसके अंदर घुले हुए हैं। तो उस घोल के रूप में वो पी जाता है। जैसे हम ग्लूकोज पीते हैं ना, एक सिंपल पानी आप पी रहे हो, एक ग्लूकोज पी रहे हो, ग्लूकोज के अंदर क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो सेम उसी तरीके से आपका प्लांट के लिए ये जो आपका नीचे दिख रहा है पानी के अंदर, पानी में जो आपके सॉल्ट घुले हुए हैं वो क्या एक सॉल्यूशन का काम कर रहे हैं, वो उसके लिए ग्लूकोज का काम कर रहे हैं। और पौधा क्या कर रहा है? उसको पी रहा है, उसको जो है अपटेक कर रहा है। तो जब क्या है पौधा आपका यानी कि नाइट्रेट किस रूप में लेगा? वो सॉल्यूशन फॉर्म में। नाइट्रेट क्या, हर एक न्यूट्रिएंट को वो सॉल्यूशन फॉर्म में लेता है। तो ये वाले फर्टिलाइजर पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। पानी के अंदर आसानी से घुल जाएंगे तो पौधा क्या करेगा? इनको इजीली अपटेक भी कर लेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? ये आपके जनरली क्या है, पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, तो पानी से ये जनरली क्या है आपके लीच भी कर जाते हैं। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यानी मिट्टी के अंदर अगर पानी ज्यादा होगा तो ये आपके न्यूट्रिएंट क्या है, इस तरीके से पानी के अंदर घुलकर और नीचे की तरफ जो है चले जाएंगे। नीचे की तरफ क्या है चले जाएंगे, यानी जो जड़ है ये क्या कहलाएगा? जो जड़ वाला पोर्शन है, जहां जहां तक आपकी जड़ें हैं, वो क्या कहलाएगा? रूट जोन कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? रूट जोन वाला जो है पोर्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे भाई बताओ? इसे रूट जोन कहा जाएगा। लेकिन जड़ से नीचे जब आपके ये जो है न्यूट्रिएंट आ जाएंगे तब तो पौधे के किसी के काम के नहीं है ना। तो एक तरीके से उन न्यूट्रिएंट का क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। और इस तरीके के लॉस को हम क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही बताई है। तो भाई मैं सभी बच्चों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं और डायरेक्ट अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपको कुछ चीजें हो सकता है समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये लीचिंग हो गया, परकोलेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, ये सारी चीजें नाइट्रेट फॉर्म में पौधा लेता है अपटेक या अमोनियम फॉर्म में लेता है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बताई हुई हैं पिछली क्लासों के अंदर। अब जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर देख रहे हैं वो बच्चे, एक हमारा सेपरेट चैनल और है एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7, वहां पर जनरली आपका सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं और जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यानी कि एमएससी के एडमिशन के लिए, लाइक सीयूटी पीजी हो गया, यूपी कैटेट पीजी हो गया, उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आप उस चैनल पर जाइए और उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं और आप जो है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका जनरली जैसा कि मैंने बताया था कि पौधे यानी कि यहां पर क्या कर जाएंगे? वो न्यूट्रिएंट लीच कर जाएंगे, यानी कि लॉस यहां पर देखने को मिलेगा। अब आ जाइए यहां पर देखिए वही चीजें सारी लिखी हुई हैं कि ये क्या है, हाईली मोबाइल होते हैं इन सॉइल के अंदर, यानी मिट्टी के अंदर क्या है इजीली मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि वो पानी के अंदर घुल सकते हैं। पानी के अंदर घुल सकते हैं तो इजीली क्या है वो आपके मूव कर सकते हैं। सुइटेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का मतलब यहां पर क्या है, जैसे कि आपका खाद को जो है दो तरीके से डाला जाता है खेत के अंदर, आगे चल के आप पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में। एक होता है बेसल डोज। बेसल डोज का मतलब होता है, सिर्फ समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, सब समझ लीजिए। बेसल डोज का मतलब होता है यानी कि फसल की बुआई से पहले हम क्या करते हैं, खेत के अंदर खाद डालते हैं, उसे हम बेसल डोज कहते हैं। यानी कि फसल की बुआई से पहले या उस बुआई के समय ही बीज के साथ डाला जाता है, उसे आपका बेसल डोज कहा जाता है। जो बच्चे फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, जिनको घरों में खेती होती है, वो जानते भी होंगे। और फिर हम क्या करते हैं, जब फसल आपकी खेत में खड़ी होती है उसके बाद भी हम क्या करते हैं, आपके कुछ जो है उसके अंदर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डालते हैं। वो आपका क्या किया जाता है, इस तरीके से छिड़का दिया जाता है। कल मैंने फोटो दिखाई थी ना आपको, किसान खेत के अंदर जो है उर्वरक छिड़क रहा था ना, सेम उसी तरीके से। तो जो हम क्या करते हैं, खड़ी फसल के अंदर जब हम जो है फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है। तो जनरली क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को हम एज अ टॉप ड्रेसिंग नाइट्रेट फर्टिलाइजर को एज अ टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग में लेते हैं।
और ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक रेजिडुअल नेचर के होते हैं, यानी कि वो क्षारीय नेचर के होते हैं। मिट्टी को क्या कर देते हैं, वो बेसिक बना देते हैं, क्षारीय बना देते हैं। ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आ गया लीचिंग वाला, तो लीचिंग वाला तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, यानी कि वो क्या है, आपके जो नाइट्रेट है वो पानी के साथ घुलेगा, पानी के साथ घुलने, क्योंकि वो पानी के अंदर क्या है, ज्यादा घुल रहा है, पानी के अंदर ज्यादा घुल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या, पानी के अंदर घुलकर पानी कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो वो घुलकर क्या है आपके नीचे की तरफ चले जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। तो इससे क्या है, आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का लॉस यहां पर हो रहा है, यानी नाइट्रेट फर्टिलाइजर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हाश हो जाएगा। दूसरा जो लॉस होता है वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन से। अब ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, फिलहाल सिर्फ आप इतना जानिए डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो आपका नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन होती है, इसका लॉस जो है आपका नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है। यानी जो नाइट्रेट आपकी फर्टिलाइजर है, नाइट्रेट के रूप में जो नाइट्रोजन है, ये आपकी क्या है, नाइट्रोजन गैस बनती है, और नाइट्रोजन गैस बनके ये कहां पर जाएगी, गैस कहां जाएगी, आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, आपका लॉस होता है। तो जब नाइट्रेट फर्टिलाइजर का लॉस नाइट्रेट के नाइट्रोजन गैस के रूप में एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, तो उसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे मत रखना। आगे यहाँ पर सूडोमोनाज, बैसिलस, बैक्टीरिया, माइक्रोनिज्म होते हैं, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है, वो सारी बाद की चीजें हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमको, ठीक है। इतनी बात तो समझ आ गया, लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब बात ये आ जाती है कि इसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं, तो ये रहे भाई आपके वो फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, जिनके एग्जाम्पल मैंने कल की क्लास में भी आपको दिए थे। यानी इसके अंदर आपका कौन सा आता है, सबसे पहले बताओ कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट जो है इसके अंदर एग्जाम्पल है सबसे पहले, जिसके अंदर क्या है आपकी 16% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। कैल्शियम नाइट्रेट जिसके अंदर आपकी 15.5% नाइट्रोजन होती है। पोटेशियम नाइट्रेट जिसके अंदर आपकी 13% नाइट्रोजन होती है। और जनरली क्या है आपका 44% इसके अंदर क्या है, पोटेशियम होता है। 44% इसके अंदर क्या है, पोटेशियम होता है। यानी इसमें नाइट्रोजन 13% और 44% क्या है इसके अंदर पोटेशियम है, जो कि एनपीके पोटेशियम, एनपीके पोटेशियम। तीसरा क्या है आपका प्राइमरी जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है। बात समझ में आई, तीसरा आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। तो इसके अंदर आपका नाइट्रोजन भी है और क्या है, पोटेशियम भी है। हालांकि ऊपर जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसके अंदर भी 15.5% जो है नाइट्रोजन है और 19.5% क्या है इसके अंदर कैल्शियम है। तो दोनों आपको याद रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये चीज, ये वाली वैल्यू तो आपको याद रखनी है। यानी आप जब नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बारे में लिखेंगे तो वो आपको मैंने जो 2-4 पॉइंट बताए वो बताने कि आपका हाईली सोल्यूबल नेचर का होता है, मिट्टी के अंदर आसानी से ये मूव कर सकते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में इनको खेत के अंदर डालते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। इनका लॉस जो है वो आपका लीचिंग के द्वारा और डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है। ये 4-5 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिख देंगे कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर के उदाहरण होते हैं। उदाहरण के बाद आप ये जो है इस तरीके की टेबल बना दीजिएगा या फिर आप एक एक करके लिख दीजिएगा, इस तरीके से आपको लिख देना। नेक्स्ट यहां पर देखिए अगले आ जाते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर। अमोनिकल फर्टिलाइजर का मैंने जो है बताया कि इसमें आपकी नाइट्रोजन किस रूप में होती है, अमोनियम रूप में होती है, यानी कि NH4 पॉजिटिव के रूप में क्या है इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। ये आपका अमोनियम कहलाता है। और ये जो फर्टिलाइजर होते हैं इन्हें हम अमोनिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। बात समझ में आई, अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं। ये आपके कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब बात करें, कंपैरिजन करें हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के साथ, तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में ये आपके कम सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी के अंदर ये आपके घुलते नहीं है। कारण क्या है, ये घुलते इसलिए नहीं है पानी के अंदर क्योंकि जनरली क्या है, जैसे ये आपका क्या है, क्ले है, ये क्या है आपका क्ले है। आपको क्ले के बारे में नहीं आइडिया होगा अभी, फिलहाल इतना जान लीजिए ये क्या है, मिट्टी का एक कण है। ये जो आपके मिट्टी के कण है या फिर कह लीजिए क्ले के पार्टिकल है, ठीक है, क्ले के पार्टिकल है। तो इन क्ले के पार्टिकल के बीच में जनरली क्या है, अमोनियम का फिक्सेशन हो जाता है। अब अमोनियम का फिक्सेशन से मतलब क्या है, अमोनियम इन दोनों के बीच में फंस जाता है। अमोनियम इन दोनों के बीच में फंसने की वजह से वो पानी के अंदर नहीं घुलता, और पानी के अंदर नहीं घुलेगा तो पौधों को इजीली अवेलेबल भी नहीं होगा, और पौधों को भी इजीली अवेलेबल नहीं होगा, इसके साथ ही साथ क्या होगा, उसका लॉस भी नहीं होगा। किससे, लीचिंग से उसका लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो मिट्टी ने क्या किया, उसको जकड़ के रखा है। तो आपका वो रूट जोन से नीचे तो घुलकर नहीं जाएगा भाई, है ना, नीचे तो घुलकर नहीं जाएगा, तो आपका इसका लीचिंग से लॉस नहीं होता है।
लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन एंड वोलेटिलाइजेशन से इसका लॉस जरूर होता है। आप कहोगे सर डीनाइट्रिफिकेशन तो ठीक है हमने पढ़ लिया था, अब ये वोलेटिलाइजेशन क्या होता है बताऊंगा भाई, थोड़ा सा शांति रखो, ठीक है। तो यहां पर ये आपको बात समझ में आ गई कि अमोनिकल फर्टिलाइजर है ये जनरली क्या है, लेस लीचिंग देखने को मिलती है, ये जनरली क्या है इनके अंदर लीचिंग जो है ज्यादा नहीं होती है। ये क्या है आपके रीडली सोल्यूबल ड्यू टू फिक्सेशन बाय वॉल्यूम, यानी कि ये जनरली क्या आपके क्ले के द्वारा फिक्स कर लिए जाते हैं, इसीलिए ये आपके जो है ज्यादा सोल्यूबल भी नहीं होते और प्लस जो है इनकी लीचिंग भी नहीं होती। ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। देन सुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड सोइल, अब ये आपका इसका फायदा हो चुका है, ये इसका एडवांटेज है। एडवांटेज इसका क्या है, जैसे कि ये खेत है, अगर इस खेत के अंदर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, इस खेत के अंदर क्या है अगर पानी भरा हुआ है, यानी ऐसी फसलें जो पानी ज्यादा मांगती है, बताओ ऐसी फसल कौन सी है जो ज्यादा पानी मांगती है? मुझे नहीं लगता आप में से किसी को नहीं पता होगा। धान देखा ना, पैडी देखिए ना, जो आज के टाइम में अभी खेत के अंदर लगी हुई है, तो ये पैडी जो है ये आपकी क्या करती है, ज्यादा पानी मांगती है, इनकी इसको जनरली क्या है पानी ज्यादा चाहिए होता है। बताओ इसको क्या है पानी ज्यादा चाहिए होता है, सभी ये बात जानते हैं। तो अगर आप इस खेत के अंदर नाइट्रेट फर्टिलाइजर अगर डालते हैं, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, अगर आप इस खेत के अंदर नाइट्रेट फर्टिलाइजर डालते हैं तो क्या वो आपके सही है? नाइट्रेट फर्टिलाइजर का इस खेत के अंदर डालना सही है? नहीं है, क्योंकि नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या है पानी के अंदर घुल जाएंगे और जैसे ही पानी के अंदर घुलेंगे उनकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी, यानी उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस खेत के अंदर क्या करते हैं, NH4 यानी कि अमोनिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, तो ये आपके फायदेमंद होंगे, इनका लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये जनरली क्या है जो मिट्टी के क्ले पार्टिकल्स हैं वो क्या कर लेंगे, इनको जकड़ लेंगे, इनको पकड़ लेंगे और उसको मिट्टी की सतह के नीचे जो है पानी के साथ नहीं जाने देंगे। बात समझ में आई? तो यही रीजन होता है कि जो आपके वाटर लॉगिंग सॉइल होती है, यानी कि जहां पर ऐसी फसलें जिन्हें पानी ज्यादा चाहिए होता है, जिनमें पानी भरा रहता है, वहां पर हम अमोनिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, यानी कि अमोनियम फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। खासकर आपका जो पैडी है यानी कि धान है, इसके अंदर अमोनियम फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट का भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जनरली आपके जो है कौन से, जो आपके अमोनिकल फर्टिलाइजर है, ये क्या है वाटर लॉग्ड सोइल के लिए क्या है अच्छे माने जाते हैं, यानी जल भराव वाली भूमि के लिए क्या है अच्छे माने जाते हैं। बात समझ में आई? देन नेक्स्ट पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये क्या है एसिडिक नेचर के होते हैं। अब बात आ जाती है इनका लॉस की, यानी कि इनका जो है मिट्टी से लॉस कैसे होता है, ठीक है। इनका लॉस कैसे, लॉस का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हमने क्या किया अमोनिकल फर्टिलाइजर खेत के अंदर डाल दिए, तो इनका लॉस कैसे हो रहा है, इनका जो है कह लीजिए हास कैसे हो रहा है, यानी कि ये पौधे के काम ना आके ये बर्बाद कैसे हो रहे हैं, वो है लॉस से मतलब। तो ये बर्बाद जो है आपके हो रहे हैं दो प्रोसेस से, एक होता है आपका, ध्यान देंगे सभी बच्चे यहां पर भाई, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, है ना, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। एक होता है आपका वोलेटिलाइजेशन, ठीक है, हिंदी में देखिए इसको कहते हैं ऊर्ध्व पतन, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्व पतन कहते हैं। भाई बहुत टफ है, इसलिए आप यही वर्ड याद रखिए, इसे क्या कहते हैं, वोलेटिलाइजेशन। एक होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन, दूसरा कौन सा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब वोलेटिलाइजेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, आपको मैंने यहां पर थोड़ा बहुत तो बता दिया, यानी कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर वो क्या है आपके नाइट्रोजन गैस के रूप में जो है कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पर भी जो अमोनिकल फर्टिलाइजर है ना, ये पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे, नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये आपका नाइट्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पर आपका डीनाइट्रिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो किस तरीके से चलता है, अमोनिकल फर्टिलाइजर है, ये आपके पहले किस में होंगे, नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट होंगे, नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या इनका नाइट्रोजन लॉस जो है होता है, यानी कि गैस के रूप में क्या है ये आपके लॉस होंगे। बात समझ में आई? इसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अगर मैं बात करूं यहां पर वोलेटिलाइजेशन की, तो वोलेटिलाइजेशन के केस के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनो, यानी जो अमोनिकल फर्टिलाइजर है यानी NH4 जो है, ये आपका अमोनिया गैस के रूप में, अमोनिया गैस कौन सी होती है, NH3, यानी कि ये जो अमोनिया गैस है ये आपकी क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर इसका लॉस होता है। तो जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का लॉस किस रूप में होता है, अमोनिया गैस के रूप में होता है, तो उसे जनरली हम क्या कहते हैं, वोलेटिलाइजेशन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, वोलेटिलाइजेशन कहा जाता है। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, फिलहाल मैंने ये चीज उतनी आपको बता दी है जिससे आपको ये दोनों की दोनों
टर्म समझ आ जाए, दोनों के दोनों जो है शब्द समझ आ जाए, बात ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में आपको चीजों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ऑलरेडी मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको इससे फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई। तो ये आपके दूसरे कैटेगरी के फर्टिलाइजर्स हो गए। एग्जाम्पल की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, दो एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाते हैं, ध्यान दीजिए। अमोनियम सल्फेट जो है जिसके अंदर क्या आपका 20.6% नाइट्रोजन होती है, 25.5%, 24.5% जिसके अंदर क्या आपकी सल्फर होती है। अमोनियम क्लोराइड जिसके अंदर 25.5% क्या है आपकी नाइट्रोजन होती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप और नोट कर लीजिए। जो यहां पर अगर मैं बात करूं, हमने ये बात की थी ना, अमोनिकल फर्टिलाइजर किसके लिए बेस्ट होते हैं, वाटर लॉगिंग सॉइल के लिए बेस्ट होते हैं, यानी कि ऐसी मिट्टियां या ऐसे खेत जहां पर पानी भरा रहता है, या ऐसी फसलें जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए होता है, उसमें हम इन फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जो अमोनियम सल्फेट है ना, ये अमोनियम सल्फेट आपका सबसे बेस्ट माना जाता है किसके लिए, पैडी के लिए, यानी धान की फसल के लिए इसे हम सबसे बेस्ट मानते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जूट के लिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा ग्राउंडनट के लिए ये आपका सबसे बेस्ट जो है फर्टिलाइजर माना जाता है। इसके साथ ही साथ आपका शुगर केन के लिए यानी गन्ने के लिए भी जनरली क्या है, ये आपका बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है। बात समझ में आई। सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर आपका कौन सा है, ये वाला है। देन आपका उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम जो है सल्फेट को, देन उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। तो आपका पैडी के लिए, धान के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर बताइए कौन सा है, तो वो है अमोनियम सल्फेट, जिसके अंदर 20.6% नाइट्रोजन होती है और 24.5% क्या है उसके अंदर आपका सल्फर पाया जाता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को इतनी बात। देन आपकी तीसरी कैटेगरी आ जाती है, वो है फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग बोथ अमोनियम एंड नाइट्रेट, यानी अमोनियम और नाइट्रेट दोनों रूप में नाइट्रोजन युक्त जो है उर्वरक, जिसके अंदर क्या है नाइट्रेट और अमोनियम दोनों रूप में क्या है नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुने, इन फर्टिलाइजर को हम किस केस में प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये आप क्या देख रहे हैं, एक खेत देख रहे हैं। इस खेत की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जनरली मान लीजिए पानी भरा हुआ है, इस खेत के अंदर क्या है आपका पानी भरा हुआ है। तो यहां पर अगर आप क्या करते हैं, अमोनियम और नाइट्रेट दोनों टाइप के फर्टिलाइजर, जिसमें अमोनिकल फॉर्म में भी और नाइट्रेट रूप में, दोनों रूप में है, अगर यहां पर आप डालेंगे तो जनरली क्या आपका, जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसा फर्टिलाइजर डाला जिसमें नाइट्रेट रूप में भी है और अमोनियम रूप में भी है, नाइट्रेट रूप में भी है और अमोनियम रूप में भी है। अब इस केस के अंदर क्या होगा, तो जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है ये तो हाईली सोल्यूबल है, तो मिट्टी के अंदर जैसे ही डालेंगे तो आपके क्या है, वो आपके बहुत जल्दी क्या होंगे, पौधे को अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये क्या है आपके पानी के अंदर क्या है, इजिली सोल्यूबल नेचर के हैं, यानी कि पानी के अंदर जल्दी घुल जाएंगे, तो पौधों को जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि तुरंत क्या है फसल को नाइट्रोजन मिल जाएगी। लेकिन ये जो अमोनियम रूप में है ये आपका इतनी आसानी से नहीं घुलता है। ये क्या है, पौधों यानी मिट्टी के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, क्ले के द्वारा फिक्स कर लिया जाएगा, तो ये पौधों को धीरे धीरे अवेलेबल होगा। तो ऐसे कंडीशन में, यानी कि जिसमें क्या हमें एकदम से नाइट्रोजन देना हो और आगे फ्यूचर के लिए भी हमें सेफ रखना हो, तो उस केस के अंदर हम अमोनिकल और नाइट्रेट फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, यानी नाइट्रेट और अमोनिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई। यानी क्योंकि नाइट्रेट फर्टिलाइजर सोल्यूबल है तो वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, और ये आपका लेस सोल्यूबल है तो ये प्लांट को धीरे धीरे अवेलेबल होगा, मिट्टी के अंदर लंबे समय तक जो है बना रहेगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, समझ में आ चुकी है सभी को। तो ये फर्टिलाइजर के अंदर आपका एग्जांपल आ जाता है यहां पर अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखेंगे अमोनियम आपका ये अमोनिकल फॉर्म में है, नाइट्रेट ये क्या है आपका नाइट्रेट के रूप में यहां पर है। तो अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों रूप है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो 33% होती है। इंपॉर्टेंट है ये, आपको नाइट्रोजन कंटेंट ध्यान रखना है। अब एक आपका अमोनियम का मॉलिक्यूल है, एक आपका नाइट्रेट का मॉलिक्यूल है, ऑब्वियस सी बात है 50-50% जो है यहां पर क्या होगी आपकी नाइट्रोजन होगी, यानी 50% यहां पर अमोनियम के रूप में, 50% यहां पर क्या है नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ये आपके हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या है, ध्यान से सुनना, यहां पर ये वर्ड देख रहे हैं ना हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, अब ये बात ध्यान से सुनो। आपने कई बार देखा होगा किचन के अंदर जो मसालादानी होती है उसमें क्या है, जो नमक होता है उसमें पानी डाले बिना ही वो कई बार गीला हो जाता है,
होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नमक होता है ना, वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नमी होती है, उसको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या है, वो आपका गीला हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या है, आपके उसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो गीले हो जाते हैं, उसे हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कहते हैं। तो जनरली आपका जो अमोनियम नाइट्रेट है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि इसे एटमॉस्फेयर के अंदर आपने खुला छोड़ दिया और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लोजिव इन नेचर। एक्सप्लोजिव इन नेचर का मतलब ये है कि ये जनरली क्या है, आपके बहुत जल्दी इजीली जो है आपके डिसॉल्व होते हैं, पौधे को क्या है, ये अवेलेबल होते हैं और फास्टली क्या है, ये जनरली आपके रिएक्ट करते हैं मिट्टी के अंदर जाके, सोइल के अंदर जाके, तो वो आपका यहाँ पर एक्सप्लोजिव नेचर आ जाता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर आपका जो अमोनिया, देखिए यहाँ पर अमोनियम फॉर्म में, यानी कि जो आपका NH4 पॉजिटिव है, ये अमोनिया गैस बनाता है। तो अमोनिया गैस आपको पता है कैसे नेचर की होती है, अमोनिया गैस आपकी एक्सप्लोजिव नेचर की होती है, यानी कि अगर उसको चिंगारी मिली ना, एकदम से वो आग पकड़ लेती है। तो यहां पर ये अमोनिया गैस बनती है कई बार क्या, अमोनियम से। देन आपका नाइट्रेट जो है वो यहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, तो ऑक्सीजन भी उसको मिल रही है और अमोनिया क्या है, यानी कि एक तरीके से फ्यूल का काम कर रही है, तो वो भी क्या इस तरीके से कई बार एक्सप्लोजिव का काम करती है, तो उस वजह से भी इसको एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर के अंदर कंसीडर करते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बस इतना याद रखना, अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 33% क्या है, नाइट्रोजन होती है। बताओ, है ना? टाइम कितना हो गया भाई? सभी को इतनी बात समझ में आ गई है? आगे बात करें नेक्स्ट, चलिए, नहीं तो फिर से कोई टीचर आ जाएंगे। फटाफट टॉपिक को खत्म करते हैं। एक फर्टिलाइजर हमारी रह गई है यहाँ पर, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की यहाँ पर ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, इसको हम किसान खाद के नाम से भी जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। देन इसके अंदर 26% नाइट्रोजन पाई जाती है, ये आपको याद रखने है, और न्यूट्रल इन रिएक्शन होती है, यानी कि ये आपकी ना ही एसिडिक होगी ना ही बेसिक होगी, न्यूट्रल होगी। बात खत्म। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। यानी 26% नाइट्रोजन है, किसान खाद के रूप में इसे जाना जाता है, और ये क्या, उदासीन नेचर की होती है। नेक्स्ट आ जाता है यहां पर आपके अमाइड फर्टिलाइजर। अमाइड फर्टिलाइजर का मतलब जिसके अंदर बेसिकली क्या है, आपका NH2 के रूप में नाइट्रोजन होती है, यानी कि यहां पर जनरली क्या है, NH2 के रूप में क्या है, आपकी नाइट्रोजन पाई जाएगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, अमाइड फर्टिलाइजर कहते हैं। और ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई, अमाइड फर्टिलाइजर कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। तो इसमें उदाहरण आ जाता है आपका यूरिया, यानी यूरिया जो है वो जनरली क्या आपका अमाइड फर्टिलाइजर है। इसका आप अगर फॉर्मूला याद रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, NH2CO NH2 इसका जो है फॉर्मूला होता है, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आपकी प्रयोग में ली जाती है, वो आपका यूरिया ही प्रयोग में ली जाती है। लगभग 82% क्या है, भारत के अंदर नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का ही प्रयोग जो है हम लोग करते हैं, यूरिया का ही क्या है, हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये आपकी सबसे सस्ती जो है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। और इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट 46% क्या है, आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी होती है इसके अंदर, 46% होती है। और ये आपका यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। एसिडिक रेजिडुअल नेचर का होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, एसिडिक रेजिडुअल नेचर का क्या है, ये आपका होता है। तो बताओ, यूरिया आपका कंप्लीट हो चुका है, इन्हें क्या है, आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आ जाता है अमाइड फर्टिलाइजर में। अमाइड फर्टिलाइजर चौथी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जिसमें आ जाता है कैल्शियम साइनामाइड, जिसके अंदर 21% नाइट्रोजन होती है। और आप अगर याद रख सकते हैं तो 39.5% क्या है, इसके अंदर आपका कैल्शियम पाया जाता है। इसको अगर आप याद रख सकते हैं तो रखिएगा। ये ना ही इंडिया के अंदर प्रयोग होता है और ना ही इंडिया के अंदर बनता है, ये इसकी खास बात है, बस और कुछ नहीं है। और इसके बाद आपको यहां पर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कंप्लीट होते हैं। ये आपकी अल्टीमेट टेबल रही, ब्रह्मास्त्र रही, जिससे आपको नाइट्रोजन वैल्यू, नाइट्रोजन कंटेंट याद रखना है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर आपके वही सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यहां दिए गए। ये नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, ये अमोनिकल फर्टिलाइजर है, ये आपके बोथ अमोनियम एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, यानी कि जिनमें दोनों रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन कंटेंट कितना है वो लिखा हुआ है। अदर आपका कोई अगर वैल्यू यहां पर है नाइट्रोजन के अलावा अगर कोई न्यूट्रन दूसरा न्यूट्रिएंट है तो वो भी यहां पर क्या है, आपका मेंशन है। ठीक है, यहां पर देखिए इसके साथ ही साथ ये आपको टेबल दी गई है, ये भी क्या करनी है आपको, यानी कि इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये आपके अभी काम तो आएंगे ही, आगे इन फ्यूचर चल के एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी काम आने वाले हैं। इसको दोबारा से रिपीट करना तो वही आपका
जो है कोई दिक्कत है नहीं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अमाइड फर्टिलाइजर की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं यूरिया के अंदर वही 46% नाइट्रोजन है, कैल्शियम साइनामाइड में आपकी 21% क्या है नाइट्रोजन है। देन आपका इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट एंड एनहाइड्रस अमोनिया, ये आपके एक्स्ट्रा दो और आपके फर्टिलाइजर्स हैं जिनके अंदर अमोनियम फॉस्फेट के अंदर 20% नाइट्रोजन 20% फॉस्फोरस होती है, एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर 82% क्या है आपकी नाइट्रोजन होती है। सभी को बात समझ आ गई है। देन लास्ट आपका ये यहां पर देखिए, जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर है और वो बैच खरीदना चाहते हैं, बैच के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, तो हम बैच लेकर आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, 22 सितंबर से फर्स्ट का स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ का जो है 24 सितंबर से, और थर्ड का आपका 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। जिस भी बच्चे को इंटरेस्ट है बैच के अंदर एनरोल होने का, तो वो आप एनरोल हो सकते हैं। फटाफट जो है आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां से जाके आपको ये बैच जो है परचेज कर लेने हैं, आपको वहां पर ये बैच मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है 221021। ठीक है, 221021 जो है आप कोड लगाएंगे तो आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको क्या है, डिस्काउंट जो है प्रॉपर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर है, आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देन इसके साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ये जनरली आपका क्लास यहीं पर खत्म होती है और सभी बच्चों को एक बार सेशन को लाइक कर देना है। देन इसके साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर देख रहे हैं, वो बच्चे जनरली आपका एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24 चैनल पर जो है विजिट करके उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जो है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।